हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर 4 देखने जा रहे हैं, खंड 2 यानी कि जीविका अर्थव्यवस्था एवं समाज का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने वनों का किस प्रकार दोहन अंग्रेजों ने या फिर उपनिवेशवादों ने किया, ये चीज़ हमने देखी थी। आज हम देखेंगे बागान। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं बागान की। यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ना इन वस्तुओं के बागान बने। इनके लिए भी प्राकृतिक वनों को की जो है एक भारी हिस्सा साफ किया गया। ठीक है, औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफ़ी की खेती की जाने लगी। यानी कि चाय कॉफ़ी की खेती जो है, चाय कॉफ़ी की मांग बढ़ रही थी और मांग बढ़ रही थी तो उन्होंने क्या किया, जंगलों को साफ करके वहाँ पे चाय कॉफ़ी की खेती करना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, अब बात करेंगे व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। पिछले खंड में हमने क्या देखा, पिछले खंड में हमने क्या क्या देखा, ध्यान करें। पिछले खंड में हमने ये देखा कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की ज़रूरत थी। ठीक है, अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे, और इसलिए उन्होंने ना ड्राइट्रिच बैंड्रिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया। ध्यान रखेंगे, किसको बुलाया, डाइट्रिच बैंड्रिस को। ठीक है, और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया डाइट्रिच बैंड्रिस। बैंड्रिस ने क्या किया, अब देखिए, बैंड्रिस ने महसूस किया ना कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए यानी कि जंगलों के मैनेजमेंट के लिए एक व्यवस्थित तंत्र की व्यवस्था करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जब अंग्रेज ये सोचने लग गए ना, क्या हुआ कि अंग्रेज सोचने लग गए कि भाई ऐसे जंगलों का दोहन हुआ और स्थानीय लोग जंगलों का दोहन करने लग जाएंगे तो एक टाइम पे तो जंगल समाप्त हो जाएगा। तो अब वो सोचे कि कानूनी मंजूरी की ज़रूरत है। ठीक है, अंग्रेज जिसको भी हायर करते थे ना अपने फ़ायदे के लिए ही हायर करते थे। ठीक है, वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। वनों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा, और इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ को काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। ठीक है, यानी कि जो भी उस कानून को नहीं मानेगा उस व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। और इस तरह बैंड्रिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई, 1864 में। किसने की, बैंड्रिस ने। ठीक है, 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करके सहयोग दिया और इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में की गई। देखिए, जो मैं इंपॉर्टेंट बोलती जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप नोट डाउन करते जाना। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई, 1906 में। कहाँ की गई, देहरादून में, ध्यान रखेंगे। और यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी ना उसे कहते थे वैज्ञानिक वानिकी, यानी कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। ठीक है, लेकिन आज जो है ना पारिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ये पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। अब कैसे नहीं है ये भी देख लेते हैं। देखिए, वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर ना विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया और इसकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। अभी आपको मैं फिगर आउट भी करा दूं, जिन्हें बागान कहा जाता था। ठीक है, ये आप फिगर में देख पा रहे होंगे, एक ही पंक्ति में जो है वो वृक्ष लगा दिए गए, जिन्हें क्या कहा गया, बागान कहा गया। ठीक है, तो वन विभाग के अधिकारी ना क्या किए, वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्रों की नाप जोख की, वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। ठीक है, और क्या किया, उन्होंने ये भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र जो है प्रतिवर्ष काटा जाएगा, और कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में ये क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। फिर क्या हुआ, देखिए, अधिनियम बना।
1865 में वन अधिनियम लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन भी किया गया। पहला संशोधन हुआ था 1878 में और दूसरा जो हुआ था वो 1927 में। तो 1878 वाले अधिवेशन में ना जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। 3 श्रेणी कौन कौन सी? एक थी आरक्षित, एक थी सुरक्षित और एक ग्रामीण। यानी कि सबसे अच्छे जंगलों को क्या कहा जाता था? आरक्षित वन। ध्यान रखेंगे, सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा जाता था और गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। यानी कि सबसे अच्छे किस्म के जो है वन क्षेत्र जो थे वे आरक्षित कर दिए गए। उसका उपयोग कौन करेगा? उसका उपयोग जो है औपनिवेशिक शासन करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या फिर ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। ये कानून बन गया। ठीक है, ये थोड़ा सा बॉक्स की चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, एक नया शब्द है वैज्ञानिक वानिकी। तो वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, इसे कहते हैं वैज्ञानिक वानिकी। ठीक है, अब देखिए, अब बात करेंगे कि लोगों का जीवन। अब भाई लोगों को आरक्षित वन क्षेत्र से हटा दिया गया। ठीक है, उन्हें सिर्फ ग्रामीण और सुरक्षित इलाकों से ही लकड़ी ले सकते थे। तो इससे जनजीवन पे तो प्रभाव पड़ा होगा ना। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ, आइए अब इस बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत ही अलग थे। जहाँ एक तरफ ग्रामीण जो है ना अपनी अलग अलग ज़रूरतों जैसे ईंधन हो गए, चारे व पत्ते की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे। ठीक है, वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की ज़रूरत थी ना जो जहाज और रेलवे के लिए इमारती लकड़ियां मुहैया करा सकें। और ये वही आरक्षित वन थे जो जिससे जो है जहाज और रेलवे की इमारती जो है चीज़ें बना सकें, है ना। ऐसी लकड़ियां जो सख्त, लंबी और सीधी हों। और इसलिए सागौन और साल जैसी जो प्रजातियां थी इनको प्रोत्साहित भी किया गया और दूसरे किस्म के जो पौधे थे या फिर वन वृक्ष थे उन्हें काट डाला गया। अब देखिए, वन इलाकों में ना लोग कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों से विभिन्न ज़रूरतों के लिए उपयोग करते थे। पहले आदिमानव के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो लोग क्या करते थे, वो लोग कंदमूल, फल ही तो खाते थे, है ना। पत्तों से अपने कपड़े बनाते थे, शरीर ढकते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का प्रयोग करते थे। अब लग गई उन पे बाउंडेशन, इन जरूरतों के लिए उपयोग किया जाता था। फल और कंद जो है अत्यंत पोषक खाद्य है। ठीक है, विशेषकर मानसून के दौरान ना जब फसल कट कर घर ना आई हो, दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती के औजार बनाने में किया जाता है। ठीक है, बांस से बेहतरीन बाड़े बनाए जा सकते हैं और इसका उपयोग छतरी और टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, सूखे हुए कुम्हड़े को खोल का प्रयोग जो है पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। जंगलों के लगभग सब कुछ उपलब्ध है। ठीक है, पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किस्म की पत्तल में तो आपने कभी ना कभी खाया ही होगा, है ना। तो ये क्या होता है, पत्तों को जोड़ जोड़ कर बनाया जाता है, खाओ फेंको पत्तल। सियादी की लताओं से रस्सी बनाई जाती है। ठीक है, आप जो है इनके प्रयोग भी याद रखेंगे। ठीक है, कि सियादी की लताओं से क्या बनती है, रस्सी। सैमूर सूती के रेशम से कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती हैं। ठीक है, महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। तो देखिए, वन अधिनियम जब से बन गया ना, इसके चलते देश भर में गांव वालों को बहुत मुश्किलें उनकी बढ़ती ही जा रही थी। ठीक है, इस कानून के बाद जो है घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना, ये सारी रोजमर्रा की गतिविधियां जो थी ना इन्हें गैर कानूनी यानी कि इल्लीगल बना दिया गया। अब भाई ग्रामीणों का तो यही काम ही है, वे पशु पालते थे तो उनको चराना भी होता था। ठीक है, घर के लिए लकड़ी क्योंकि आग जला के वो अपना भोजन बनाते थे, कंदमूल फल इकट्ठा करते थे, ये सारी गतिविधियां इल्लीगल हो गई। तो कैसे आजीविका चलेगी गांव वालों की। ठीक है, अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अब ये बताइए, आप आजीविका के सारे संसाधन छीन लोगे आप तो क्या बचेगा, सिर्फ चुराने का जो है साधन बचेगा। तो क्या हुआ, जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों की दया पर होते जो उनसे घूस ऐंठते
थे, यानी कि जब पकड़े जाते ना तो ये जो वन रक्षक होते थे उनसे घूस मांगते थे कि हमें इतने पैसे दो तब छोड़ेंगे, अदरवाइज तुमको जो है वो इलीगल गैर कानूनी के तहत जो है तुम्हें पकड़वा देंगे। तो जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए ना सामान्य बात हो गई थी। अब देखिए, अब बात करते हैं कि वनों के नियमन से जो है खेती कैसे प्रभावित हुई। ठीक है, इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। आइए देखें, यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव ना झूम और घुमंती खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। झूम खेती क्या होती है? ये ऐसे आदिवासी होते थे जो एक जगह थोड़े एरिया में जंगलों को साफ करके वहाँ पे जो है खेती करते, फिर जो है जब उसकी उपज हो जाती थी तो वहाँ पे जो है जलाकर दूसरी जगह जाके वहाँ पे खेती करना प्रारंभ करते थे। वही प्रोसेस जो है अलग अलग जगह जाके प्रारंभ करते थे। तो सबसे गहरा प्रभाव पड़ा था किसको? झूम या फिर घुमंतू खेती। इसीलिए देखिए, ये झूम को घुमंतू भी कहा जाता है कि घूम घूम कर कृषि करना और अपनी आजीविका बनाना, है ना। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ना अनेक भागों में ये खेती एक परंपरागत तरीका है। इसमें बताया भी गया है। देखिए, ऐसे कई इसके स्थानीय नाम हैं, जैसे देखिए क्या क्या कहा जाता है, कहाँ कहाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में इसे कहा जाता है लादिंग। ठीक है, मध्य अमेरिका में इसे कहा जाता है मिल्पा। ठीक, अफ्रीका में कहा जाता है चितमेन या फिर तावी, और श्रीलंका में कहा जाता है चेना। एक बार मैं फिर से बता दूं, दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग, ठीक है, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमेन और श्रीलंका में चेना। तो हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोड़ू, खंदाद और कुमरी ऐसे जो है स्थानीय नाम हैं। देखिए, घुमंतू कृषि के लिए ना जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता था। ठीक है, अभी भी किया जाता है। ठीक है, मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते थे। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती थी और इन खेतों पर 2-1 साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए परती के लिए छोड़ दिया जाता था। परती के लिए क्यों छोड़ दिया जाता था? ताकि वो जो ज़मीन है जहाँ पे उन्होंने पहले खेती की थी वो पुनः जो है परतदार परत उपजाऊ हो जाए। ठीक है, जिससे वहाँ फिर से जंगल पनप पाए। और इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती थीं, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार, बाजरा, ब्राज़ील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियां। आप हमारे देश में भी, भारत में भी देखते होंगे कि क्या होती हैं, विभिन्न विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। अभी देखिए, धान की फसलें जो है बारिश के टाइम पे जो है धान की फसलें बोई जाती हैं। वही जब ठंडी आ जाएगी तो क्या होगा? गेहूं की फसल बोई जाएगी। तो हमेशा एक जैसी फसलें नहीं बोई जाती हैं। ठीक है, तो यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में ना ये तरीका जो था, यानी कि झूमिंग कृषि का, ये जो है एक नुकसानदेह था। उन्होंने क्या महसूस किया? उन्होंने ये महसूस किया ना कि जहाँ कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो तो ऐसी ज़मीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। अच्छा, झूम कृषि तो हमने देख ली। ये देखिए, ये है टोंगिया खेती। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। टोंगिया खेती क्या होती है? देखिए, टोंगिया खेती जो है ना एक ऐसी व्यवस्था थी जहां किसानों को कुछ समय के लिए बागानों में ही खेती करने की आज़ादी थी। ठीक है, 1921 में ना बर्मा के थर्रावाड़ी डिवीज़न के लिए ये चित्र लिया गया है। देख पा रहे होंगे ये चित्र। ठीक है, तो ये चित्र लिया गया है और किसान धान बो रहे हैं और लोहे के छोर वाले लंबे बांसों की सहायता से पुरुष धरती में छेद बनाते थे और औरतें प्रत्येक छेद में धान बोती थी। तो देखिए, वनों के जो अधिकारी थे, वन रक्षक थे, तो वे जो है इस झूम खेती के फेवर में नहीं थे। ठीक है, साथ ही क्या हुआ कि जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी तो फैलती लपटों की चपेट में आ जाने से खतरा बना रहता है। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था और इसलिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला लिया। अच्छा देखिए, जब भी अगर लोगों की आजीविका को अगर आप हड़पने का प्रयास करेंगे ना या फिर उस पर रोक लगाएंगे तो विद्रोह होना आम बात है। अभी हम विद्रोह भी देखेंगे। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगल में उनके घरों से जबरन विस्थापित, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, विस्थापित कर दिया गया और कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा और कुछ ने तो जो है छोटे बड़े विद्रोह के जरिए प्रतिरोध किया, है ना, बदला लिया।
अब देखिए आगे बात करते हैं कि शिकार की आज़ादी किसे थी शिकार की आज़ादी। देखिए जंगल संबंधी नए कानून बने, आप सभी को पता है। तो इस नए कानून ने ना वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया? वन कानूनों के पहले जंगल में या उनके पास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। ये पारंपरिक प्रथा जो थी अब गैर कानूनी हो गई। भैया तुमने झूम खेती भी गैर कानूनी कर दी, ठीक है। जो परंपरागत कृषि थी लोगों की, ठीक है, परंपरागत प्रथा को भी जो है आपने गैर कानूनी कर दिया। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा, ठीक है। अब जहाँ एक तरफ वन कानूनों ने ना लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया ना, वहीं बड़े जानवरों का जो है आखेट एक खेल बन गया, ठीक है। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना ना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। अनेक मुगल कलाकृतियों में आप देखते होंगे कि क्या होता है, शहजादों और सम्राट जो थे वे शिकार का मजा लेते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन में चीज़ें बदल गई। क्या हुआ? औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा ना कि कई प्रजातियां जो हैं वो लगभग लुप्त हो गई, ठीक है। अंग्रेजों की नज़र में ना बड़े जानवर जंगली, बर्बर और जो है समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार में ये जो है ये कहकर इनाम दिए गए कि इनसे जो है किसानों को खतरा है। 1875 से 1925 के बीच ना इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1,50,000 तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार गिराए गए, ठीक है। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लग गया, ठीक है, औपनिवेशिक शासन काल में। और अकेले जॉर्ज यूल, ध्यान रखेंगे, अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर जो था ना, उसने 400 बाघों को मारा। अब आज आप डेटा देख पा रहे होंगे कि हमारे देश यानी कि सिर्फ भारत में कितने कम बाघों की संख्या हो गई है, और उस समय उन लोगों का खेल था, है ना। तो प्रारंभ में ना जंगलों के कुछ इलाकों में शिकार के लिए ही आरक्षित थे, और काफ़ी समय बाद पर्यावरणविद और संरक्षणवादियों ने आवाज़ उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, ना कि इनको मारा जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं, ठीक है। परंपरागत व्यापार को तो आपने खत्म कर दिया है ना। अब बात करते हैं नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। इसका क्या मतलब है? देखिए जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरीके के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को ना व्यापार के नए अवसरों का भी लाभ मिला, और कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा दिख रहा था, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए 19वीं सदी के मध्य में ना ऊंची जगहों पर रहकर मैनियोक उगाने वाले ब्राजील अमेज़न के मुनदुरुक समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह से जो है व्यापारियों पर निर्भर हो गए। अब आइए बात कर लेते हैं वैगा जनजाति के बारे में थोड़ा सा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो वैगा जनजाति है ये भारत के किस एरिया में पाई जाती है। तो वैगा जो है ना मध्य भारत का एक वन समुदाय है, ठीक है। 1892 में जब उनकी घुमंतू खेती पर रोक लगा दी गई ना, तब उन्होंने सरकार को याचिका दी। क्या याचिका दी? हर रोज हम जो है फाका करते हैं क्योंकि हमारे पास खाने को अनाज नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही दौलत है और वह है हमारी कुल्हाड़ी। हमारे पास अपने तन ढकने को कपड़े नहीं हैं, आग तपकर हम ठंडी रातें गुजारते हैं ताप कर, और हम अब खाने के लिए मर रहे हैं, हम कहीं जा भी नहीं सकते। हमने ऐसी क्या गलती की है कि सरकार हमारी परवाह नहीं करती। कैदियों को जेलों में पर्याप्त भोजन दिया जाता है, घास उगाने वाले को भी उनकी ज़मीन से बेदखल नहीं किया जाता है, लेकिन हम जो यहाँ कई पीढ़ियों से रहते आए हैं हमें सरकार हमारा अधिकार नहीं देती। आगे देखते हैं, हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी,
ठीक है, ये कोई अनोखी बात नहीं, हमेशा सही चला जाए। देखिए मध्यकाल से ही ना आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि घुमंतू समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे कि खाल हो गए, सींग, रेशम के कोए, ठीक है, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास और गोंद हो गए, रॉल का व्यापार का सबूत मिलता है, आप पुराना डेटा देखोगे तो, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ना पूरी व्यवस्था ही चेंज हो गई। अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरीके से सरकारी नियंत्रण में चला गया, ठीक है। अंग्रेज क्यों आए थे हमारे देश? अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ही तो कमाने आए थे, ठीक है। पहले व्यापार की दृष्टि से आए थे, फिर शासन करना चालू कर दिए, ठीक है। देखा कि जो है भारत तो सोने की चिड़िया है, यहाँ कच्चा माल आबाद है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। अच्छा, ये जो इजारेदारी व्यवस्था है ना, इसका मतलब भी आप जान लीजिए। ये जो है पंचवर्षीय ठेके का जो है, इसमें क्या किया जाता है कि भू राजस्व यानी कि भू राजस्व की वसूली का ठेका दे दिया जाता है, ठीक है, प्रतिवर्ष जो है, यानी कि इजारेदारी सौंप दी जाती है कि आप जो है इतना भू राजस्व वसूल करिए और हमें दीजिए, ठीक है। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर ना बंदी से लगा दी गई, और इस प्रक्रिया में मद्रास जो है प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा और येरुकुला जैसे अनेक चरवाहों का नाम क्या है मद्रास प्रेसिडेंसी के? कोरावा, कराचा और येरुकुला, ठीक है। घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे, ठीक है। इनमें से कुछ को ना अपराधी कबीले कहा जाने लग गया, और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हो गए, ठीक है। काम के नए अवसरों का मतलब ये नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। देखिए असम के चाय बागानों में काम करने के लिए ना झारखंड के संथाल और उराव और छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द, औरतों और दोनों की भर्ती की गई, ठीक है। तो अब आप इससे ये भी पता चल रहा होगा कि संथाल कहाँ के आदिवासी हैं? झारखंड के। उराव कहाँ के हैं? झारखंड के। गोंड कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के, ठीक है। उनकी मजदूरी बहुत कम थी, ठीक है, और कार्य स्थितियाँ उतनी ही खराब। उन्हें उनके गांवों से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उनकी वापसी जो थी वो आसान नहीं थी। इजारेदारी का मतलब क्या है? एकाधिकार। अब आइए ये बॉक्स की चीज़ें भी देख लेते हैं। पुतुमायों में रबड़ की निकासी। देखिए दुनिया भर के जो है बागानों में काम की स्थितियां भयावह थी। अमेज़न के पुटुमायो क्षेत्र में पेरुवियन रबड़ कंपनी, ध्यान रखेंगे पेरुवियन रबड़ कंपनी, ब्रिटिश व पेरुवियन साझे में थी ये कंपनी, ठीक है, द्वारा रबड़ की निकासी हुई तो से जो है कहे जाने वाले स्थानीय इंडियन हुई तोतोस, ठीक है, बेगार पर निर्भर थी। 1900 से 1912 के बीच ना पुटुमायो में 4000 टन रबड़ का उत्पादन हुआ, और इसी दौरान इंडियन आबादी में यंत्रणा, रोगों और पलायन के चलते 30,000 की गिरावट आई। रबड़ कंपनी के एक वेतनभोगी ने वर्णन किया है कि रबड़ का संग्रह कैसे किया जाता था। मैनेजर ने सैकड़ों इंडियनों को स्टेशन पर उपस्थित होने का निर्देश दिया, ठीक है। उसने अपनी कार्बाइन और छुरा पकड़ा और इन बेबस इंडियनों को कत्लेआम शुरू कर दिया, और थोड़ी ही देर में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की जो है 150 लाशों से ज़मीन ढक गई। अब देखिए अगले जो है वीडियो में हम देखेंगे वन विद्रोह, ठीक है, कि कैसे जो है वनवासी जो है विद्रोह करते हैं। जाहिर सी बात है जब आप वहाँ पे रहने वाले ग्रामीणों की आजीविका छीनोगे तो विद्रोह तो होना तय है। किस प्रकार संथाल विद्रोह हुआ, नील विद्रोह हुआ, ठीक है, मुंडा विद्रोह हुआ, छोटा नागपुर में कैसे विद्रोह हुआ, ये सारे विद्रोह जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। Thank you very much.